6 चरण बाद आखिर क्या हैं चुनावी मुद्दे? 6 चरण बाद हम किन मुद्दों पर ये कह सकते हैं कि ये प्रमुख रहे या इन पर वोट पड़े होंगे? पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू है और आप 179 में 118 मुस्लिम जातियों को शामिल किए हैं। वो बहुत सारे पिछड़े वर्ग हिंदू से मुसलमान बन गए, वो पता नहीं चल रहा है कि हिंदू कहाँ है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम नैरेटिव लगा, दोनों तो इधर से चला उधर। अब एक चीज का मुझे जरूर आश्चर्य है कि भाजपा के लिए अल्पसंख्यक का मतलब खाली मुसलमान है, यानी उनके लिए सिख अल्पसंख्यक नहीं है, ईसाई अल्पसंख्यक नहीं है। मोदी जी ने ये कहना शुरू कर दिया कि ऑपोजिशन की पार्टीज अगर सत्ता में आई तो वो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण हटा के मुसलमानों को दे देंगी। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जो है वो बिना जब तक आप उनके हिंदुत्व की बात नहीं करोगे, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करोगे, तब तक वो चार्ज होता नहीं है। और शायद राम रिचार्ज अपनी जगह है, लेकिन जब तक हिंदू मुस्लिम की बात होगी नहीं तो एक जो बड़ा वोट बैंक है जो जिससे चार्ज होता है, वो मुझे लग रहा है कि 1-2 चरण के बाद लगा होगा पार्टी को कि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। जातिगत जनगणना करानी है तो वो मुसलमानों में क्यों नहीं फाड़ करने की बात करते? क्योंकि वो उसका संगठित रहना उनके पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा है, तो वो वहाँ बात नहीं करते। वो हिंदुओं को डिवाइड करने की बात करते हैं जिससे बीजेपी कमज़ोर हो और हिंदू समाज कमज़ोर हो, जो ज़्यादा ज़रूरी। हिंदू समाज कमज़ोर होगा तो फिर कांग्रेस की अपने आप चांदी हो जाएगी। अध्यक्षीय प्रणाली न होते हुए अध्यक्षीय प्रणाली पर जा चुका चुनाव फिर से जाति, धर्म और इन मुद्दों पर कैसे और क्यों आ गया, सबसे बड़ी अकादमिक बहस का विषय तो यही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कितनी पिछड़ी है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी, जहां हम खबरों के खिलाड़ियों से हर एक खबर का सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं और हर खबर के हर पहलू से आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर हम हाजिर हैं वो मुद्दा लेकर जो कि शायद एक वोटर के साथ भी जुड़ा हुआ है, एक नेता के साथ भी जुड़ा हुआ है, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ है और देश के साथ भी जुड़ा हुआ है। 6 चरण बाद आखिर क्या हैं चुनावी मुद्दे? 6 चरण बाद हम किन मुद्दों पर ये कह सकते हैं कि ये प्रमुख रहे या इन पर वोट पड़े होंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराती हूँ। मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं पूर्णिमा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। उनके ठीक पीछे अनुराग जी है, अनुराग वर्मा जी, समीर जी उनके ठीक पीछे, और अवधेश जी भी आ चुके हैं। स्वागत आप सभी का। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, अमर उजाला वरिष्ठ पत्रकार और सलाहकार संपादक भी, और आप पीछे देख रहे हैं जयदीप कर्णिक, अमर उजाला डिजिटल के संपादक हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि 6 चरण बीतने के बाद मुद्दे किस दिशा में जाते दिख रहे हैं और किन मुद्दों पर अब तक आपका आकलन बतौर वरिष्ठ पत्रकार ये कहता है कि वोट पड़े होंगे। सबसे पहले पूर्णिमा जी आप ही से शुरुआत करूंगी। 1 लाख की बात हो रही है लगातार। चुनाव खत्म होते ही हम आपको गैस देंगे, हम आपको पैसे देंगे, हम युवाओं को जो उनके स्टाइफन जैसी चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे, ये दावे थे। इसके अलावा हम 5 किलो राशन देंगे, हम 10 किलो राशन देंगे, बहुत सारे दावे पहले दूसरे चरण से दिखाई पड़ रहे थे। 6 चरण पूरा होने के बाद क्या लगता है कि इन दावों का इम्पैक्ट वोटर्स पर दिखा? देखिए प्रतीक्षा, दावे तो सारी पार्टियां करती हैं और करना भी चाहिए। भाई चुनाव में आप जा रहे हैं तो आप वोटर्स को बताएंगे ना कि आप क्या लेके जा रहे हैं उनके पास, क्या करेंगे आप उनके लिए जब आप अगर सत्ता में आते हैं तो। लेकिन मुझे लगता है कि जब 5 चरण 6 चरण के 6ठा चरण कंप्लीट हो गया है तो जो अल्टीमेटली मुद्दे हैं, मुझे लगा 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ज़मीन पे सामने आए हैं। उसमें एक है आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त रूप से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना, और ख़ास करके जब से मोदी जी ने ये कहना शुरू कर दिया कि ऑपोजिशन की पार्टीज अगर सत्ता में आई तो वो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण हटा के मुसलमानों को दे देंगी। मुझे लगता है ये जब इस चीज़ को लोगों ने काफ़ी सीरियसली लिया है और उसके ऊपर चर्चा हुई है। दूसरा संविधान का मुद्दा, संविधान बदल देंगे ये हमने नहीं सोचा था जब चुनाव शुरू हुए कि ये मामला ज़मीनी लेवल पे इतना चर्चा में आ जाएगा, लेकिन वो मुद्दा भी चर्चा में आ गया। और बहुत सारे तबके ऐसे हैं जिनके लिए कि संविधान का मतलब एक उनकी आइडेंटिटी होती है, वो बिल्कुल सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट की तरह उसको मानते हैं, और उसको बदलने का विचार ही एक जो होता है लोगों में काफ़ी एजिटेशन उसकी वजह से क्रिएट हुआ। इन दोनों के अलावा ले दे के फाइनली फिर हिंदू मुसलमान पे भी बात आ ही गई।
और वो योगी जी का खास करके, और कब्रिस्तान शमशान वाला जो उनका नैरेटिव होता है, कई जगह मैंने उनके भाषणों में सुना कि वो खाली ज़मीन पे कब्रिस्तान बना दिया करते थे और हम इंडस्ट्री लगा देते हैं वगैरह वगैरह। तो यही 2-3 मुद्दे रहे जो कि हावी रहे। ओवरराइडिंग जो चर्चा का विषय बने वो ये 3 मुद्दे बने हैं। हाँ, 5 किलो अनाज, 10 किलो अनाज, 1 लाख रुपया खटाखट फटाफट, ये सब तो चलता ही रहा, लेकिन मुद्दे ये मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से ये रहे। समीर सर, जैसे कि मैम भी कह रही हैं कि मुद्दे तो बहुत सारे नजर आए। पहले दूसरे चरण में जब हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मुद्दे मिसिंग हैं। हम मतलब हम खुद भी एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे कि किस विषय पर वोट पड़ रहे होंगे या वोटर निकल रहे होंगे। परसेंटेज भी पहले दूसरे चरण में काफ़ी कम भी रहा। क्या ये खटाखट फटाफट और ये राशन अनाज ये सब इम्पैक्ट कर रहा है वोटर्स पर? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब चुनाव शुरुआत हुआ था मुझे लग रहा था कि इस बार ये चुनाव राम और राशन पे होगा, 2 आर पे रहेगा। राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव राम को आगे रखकर लड़ेगी। विपक्ष प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल के अंदर उनको जो लगता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, दूसरे जो मामले उसको लेकर चुनाव लड़ेगा। दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लेकर आए, लेकिन जब चुनाव जैसे से आगे बढ़ता गया मुझे लग रहा है कि दोनों पक्ष मेन मुद्दों से भटककर अलग अलग, हर चरण के बाद अलग अलग मुद्दे सामने आते रहे। राम पे लग रहा था, फिर राम भी हुआ, फिर राशन भी आया, फिर रिलीजन भी आया, फिर रिजर्वेशन भी आया, मतलब धर्म की भी बात हो गई, आरक्षण की भी बात हो गई। और ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बीच में भी मतलब जनता से वादे किए गए। केजरीवाल बाहर आए तो केजरीवाल ने अलग वादे कर दिए कि हम पीओके से शामिल कर लेंगे, चाइना से ज़मीन लेकर आ जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्री में बिजली और शिक्षा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि अभी मैंने इंडिया गठबंधन में बात नहीं की है, लेकिन अब 10 संकल्प है, ये मैं ऐसी गारंटी देता हूँ। राहुल गांधी भी अपने नए घोषणा पत्र बीच पर लेकर आए। उस मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि 5 की जगह हम 10 किलो अनाज देंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ नए घोषणा लेकर आए चुनाव के बीच में। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस जो कहती है उसको लिख के दे। मुझे लग रहा है कि इस बार का चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद 10 साल का कार्यकाल एक शानदार कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का रहा है। 10 साल के ऊपर किसी तरह का आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं लगा। आर्टिकल 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे रहे, 3 ट्रिपल तलाक जैसे बातें रहीं। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया, जो सारा जिक्र अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री करते हैं अपने भाषण में जिक्र, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री हर दिन 3 रैलियां कर रहे हैं, जो उन्होंने काम किया उसका वो जिक्र करते हैं, पार्टी के दूसरे नेता करते हैं। लेकिन उसके अलावा कई बातें ऐसी भी होती है कि जो मीडिया में ज़्यादा चर्चा में किया। जैसे प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र का जिक्र किया, तो ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री सिर्फ मंगलसूत्र की बात की, वो कहने का तात्पर्य उनका कुछ और था। उन्होंने अपने विकास की बात की, अपने काम की बात की, सब बताया, लेकिन वो बात पकड़ ली तो फिर मंगलसूत्र की बात चलती रही। राहुल गांधी ने एक बात उठा ली, टकाटक 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 या खटाखट खटाखट पैसे आएंगे 1 लाख रुपए, तो वो बात जनता के बीच लगातार जाती रही। तो मुझे लग रहा है कि चरण दर चरण मुद्दे बदलते रहे। कोई एक ऐसा चुनाव नहीं, मुद्दा नहीं रहा कि जिसको लेकर चुनाव में कोई गया हो। वैसे एक मुद्दा को लेकर चुनाव होता भी नहीं है, सबके अपने अपने मुद्दे रहते हैं। केंद्र सरकार के पास बहुत ऐसे निर्णय थे, ऐसे काम थे मोदी सरकार के, जो जनता के बीच लेकर लगातार पार्टी को उस पर जाना था। पार्टी को मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस ने जो पिच बनाई कि प्रधानमंत्री मोदी उस पर खेले, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उस पर आने की थोड़ा बचना चाहिए था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाकी चीज़ों को लेकर आई है। क्योंकि जब इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड आपका 10 साल का काम हो, विपक्ष के पास आपको किसी काम को लेकर उंगली उठाने की ताकत नहीं हो, करप्शन पर आप तो कोई बात करने की स्थिति नहीं हो, ऐसी स्थिति में और जब प्रधानमंत्री लगातार करप्शन पर हमलावर है, भ्रष्टाचार पर हमलावर है, परिवारवाद पर हमलावर है, तो मुझे लग रहा है इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जो है, वो बिना जब तक आप उनको उनके हिंदुत्व की बात नहीं करोगे, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करोगे, तब तक वो चार्ज होता नहीं है। और शायद राम रिचार्ज अपनी जगह है, लेकिन जब तक हिंदू मुस्लिम की बात होगी नहीं तो एक जो बड़ा वोट बैंक है जो जिससे चार्ज होता है, और मुझे लग रहा है कि 1-2 चरण के बाद लगा होगा पार्टी को कि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा या वो उत्साह नहीं आएगा चुनाव के अंदर। तो पार्टी ने निर्णय लिया होगा। 2 फेज के बाद पार्टी ने इसका जिक्र किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जितनी रैलियां कर रहे हैं उसमें अपने विकास की बात भी कर रहे हैं और विपक्ष के एजेंडे को धराशायी भी कर रहे हैं। मतलब अपने काम की बात तो कर ही रहे, विपक्ष के मैनिफेस्टो को इतना अच्छे तरीके से स्कैन करना और जनता के सामने रखना, ये भी लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जिस तरीके से बताया कि भाई कि कांग्रेस के एजेंडे में क्या क्या है, किस तरीके से वो अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन लाना चाहती है, किस तरीके के संसाधनों को उनको देना चाहती है। फिर उन्होंने मनमोहन का जिक्र किया, मनमोहन सिंह जी के बयान का, वो सबको मालूम था। उसके बाद राहुल गांधी का एक जो बयान आया था, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि ये सब बातें बीच में आई और चुनाव में आना भी चाहिए। जब चुनाव लड़ा जाता है तो कोई भी ऐसा मुद्दा छूटना नहीं चाहिए जिससे आपको लगता है कि
इससे आपको एक एडवांटेज मिल सकता है और आपके वोट बढ़ सकते हैं। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे मुद्दे, मतलब जो कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो पुराने मुद्दे हैं वो सारे आते हैं और आना भी चाहिए चुनाव के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई एक बड़ा ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसके आधार पर ये पुनः चुनाव एक तरफा हो रहा है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास कहने के लिए बहुत था, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कुछ बातें थी, उन्होंने कही भी है, लेकिन कई ऐसी भी बातें कही है जिससे प्रधानमंत्री बच सकते थे। वो नहीं कहना चाहिए। हाँ। वो नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अनुराग जी, जैसा कि अभी समीर जी भी कह रहे हैं कि कई सारे इस तरीके के मुद्दे थे जिनसे कि बचा जा सकता था। अगर आपके पास 10 साल का इतना अच्छा काम था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, तो फिर वो हिंदू मुसलमान, वो मंगलसूत्र, वो संविधान का उस ट्रैक पर गए ही क्यों? क्या जो कांग्रेस चाह रही थी या इंडिया गठबंधन चाह रही थी कि वो फंस गए? नहीं, देखिए, इसको आप फंसना नहीं कहेंगे। अगर पिछले 2 चुनावों में मोदी गवर्नमेंट की बात करी जाए, जो 14 का चुनाव हुआ, उसमें UPA 2 की विफलताएं, भ्रष्टाचार था। 19 का जब चुनाव आया तो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक थी। इस बार कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। और अगर हम 2004 की बात करें, 2004 में काम तो बहुत कुछ किया गया था। अटल जी की सरकार में शाइनिंग इंडिया कैंपेन चला था, बहुत, मतलब कहीं विपक्ष कहीं कुछ था ही नहीं। लेकिन चूंकि चुनाव को गर्म नहीं किया गया था, जैसा भी समीर जी ने बोला ना, वो बहुत कि हिंदू वोटर जो है, जो कोर बीजेपी का वोटर है, जब तक वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है तब तक वो घर से निकल के वोट डालने आता नहीं है। समस्या यहाँ आती है जो 2004 में हुआ। जिस आदर्श स्थिति की हम बात कर रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी, शमशान की बात नहीं होगी, तो वहाँ पे जो कोर वोटर है वो निकला ही नहीं। जब हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मंगलसूत्र की बात नहीं करनी चाहिए थी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए थी, तो भाई कोई ये भी तो जाके कहे राहुल गांधी जी को कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। कोई जाके राहुल गांधी को ये भी तो बोले कि वो जातियों में हिंदुओं को नहीं बांटेंगे। अगर उन्हें जातिगत जनगणना करानी है तो वो मुसलमानों में क्यों नहीं फाड़ करने की बात करते? क्योंकि वो उसका संगठित रहना उनके पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा है, तो वो वहाँ बात नहीं करते। वो हिंदुओं को डिवाइड करने की बात करते हैं, जिससे बीजेपी कमज़ोर हो और हिंदू समाज कमज़ोर हो। जो ज़्यादा ज़रूरी, हिंदू समाज कमज़ोर होगा तो फिर कांग्रेस की अपने आप चांदी हो जाएगी। बिल्कुल। अवधेश जी, मुझे लगता है 3-4 लोगों को आपने सुन लिया था। मुद्दों के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या वाकई पहले दूसरे चरण में स्थिति वैसी नहीं थी, इसलिए हिंदू मुसलमान पर आना पड़ा, इसलिए उस तरीके के मुद्दे उठाने पड़े जो कि बीजेपी के ट्रैक में कभी नहीं होते, जो कि बीजेपी कभी उन मुद्दों के साथ नहीं बढ़ती, प्रधानमंत्री तक को हिंदू मुसलमान जैसी बात करनी पड़ी? नहीं, इसको इस रूप में देखना ठीक नहीं है। अगर जो समाज के अंदर मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कुछ भी हो। अगर कोई पार्टी अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से पेज देगी, उसमें घोषणाएं करेंगी, भले उसमें मुसलमान नाम न दिया जाए, तो उसका तो उस पर चर्चा तो होगी ना। कांग्रेस भी चाहती थी कि अल्पसंख्यकों वाले पर चर्चा हो, क्योंकि उनको कर्नाटक में और तेलंगाना में मुसलमानों का एकमुश्त वोट मिला था। वो देश भर में चाहते थे कि मुसलमानों का एकमुश्त वोट आए, इसलिए उन्होंने उसको एजेंडे में डाला, वो चर्चा में आए इसलिए किया। भले उसमें संपत्ति के सर्वे की बात नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में लगातार उसकी चर्चा की और उसका इशारा अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की ओर था, तो उस पर तो चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस का या पहले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कैसे किया है, कैसे पिछड़ों के। अभी तो 4 दिन पहले तो फैसला आया है कोलकाता हाई कोर्ट का, और कोलकाता हाई कोर्ट ने 77 जातियों को, पिछड़ी जातियों को और 77 मुसलमानों को जो शामिल किया गया था उसको निरस्त कर दिया कि पहले वामपंथियों ने कैसे गलत तरीके से 42 को शामिल किया, 35 को कैसे ने ममता जी ने शामिल किया। न कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ, न किसी से इस पर आपत्ति मांगी गई, न किसी को कहा गया कि एप्लीकेशन दीजिए। और ममता जी ने अपने राज्य में 71 जातियों को शामिल किया था, पिछड़ी में उसमें 65 मुस्लिम जातियाँ थी, 179 को आरक्षण मिल रहा है पिछड़ी जाति में, जिसमें से 118 मुस्लिम जातियाँ थी। तो ये इशू तो बनेगा ना कि आप क्या कर रहे थे अभी तक। और ममता जी कह भी रही हैं, आप कह रहे अब तो इसमें इशू आ गया कि मैं अरे हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाना तो अधिकार बनता है, लेकिन कहना कि हम मानेंगे ही नहीं, ये ऊपर से आदेश दे के जो है ये ऑर्डर पास करा दिया गया है, तो ये सब मुद्दे तो रहेंगे। देखिए, इस चुनाव को अगर हम ये छोटे रूप में देखते हैं कि इसमें बड़े मुद्दे नहीं थे, तो ये हमारी भूल होगी। इस चुनाव की शुरुआत
एक तो अयोध्या में लंबे समय का विवादित स्थल पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको पूरा एक पॉजिटिव वे के देश में ठीक से बहस हो, इसलिए 2047 तक भारत को हर सभा में वो कहना शुरू कर दिए थे अगले 5 साल में हमारा क्या एजेंडा है, 100 दिन में क्या एजेंडा है, विदेश नीति पर भारत ने कैसे अपने को बदला है कि हम दोनों से दूरी बना के रखने की बजाय हम सबसे दोस्ती की ओर जाएंगे। और इसलिए आज जो है सब देश चाहता है कि भारत के साथ दोस्ती करो, क्योंकि अगर हम अमेरिका के करीब आ रहा, अमेरिका हमारे करीब आ रहा है तो दूसरे देशों को लगता है कि हमको भी जाना चाहिए। हमने वो चीजें, ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने की, इकोनॉमी की बात की है, सोशल जस्टिस की बात की कि कैसे हमने सामाजिक न्याय में लोगों तक कैसे पहुंचाए हैं, उनके खातों तक पैसे पहुंचाए हैं, उनके घर कैसे बनाए हैं, बिजली कैसे दी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काम किया वो तो गिनाते रहे ना कि इतने हमारे एयरपोर्ट बनाए हैं, इतने किलोमीटर हमारे रोड बने हैं, वो सारा कहते रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमने क्या किया है, वो सारे इशू आए थे इसमें। सर ये सारे मैनिफेस्टो में, जनसभा मंच पे कहाँ बोलते दिखाई पड़े? पूरे जनसभा के सभी भाषणों में है। आप अपने अखबार को उठा के देखेंगे, सभी भाषणों में लगातार उसको रखा है। उस पर बीच में हम लोग शुरू में तो बहस भी हुई थी, कर्पूरी ठाकुर, चरण सिंह को, नरसिंहा राव को भारत रत्न दिया गया कि एक उस इशू पर भी आए कि एक सामाजिक न्याय का व्यक्ति है, एक किसान के लिए काम करने वाला, एक उस परिवार से हटके जो पूरे भारत में लिबरलाइजेशन किया और पूरे इकोनॉमी का चेंज किया, तो सारे इशू आए थे। लेकिन जब आप ये स्थिति पैदा करते हैं सामने कि भैया ये तो देखो ले आए आप हिंदू मुसलमान पर, चूंकि आप भी चाहते हैं, और जब एक महिला, एक परिवार की पढ़ी लिखी महिला जिसको क्षेत्र जानता है, जब मंच पर खड़ा होकर कह रही है कि ये वोट जिहाद है, वोट जिहाद करो, संघियों को हराओ, ये तुम्हारे लिए दीन का विषय है, तुमको बीजेपी को वोट देना तुम्हारा ईमान नहीं कहता है, जब हजारों लोग ये लेके जगह जगह जा रहे हैं, तो ये इशू तो बनना भी चाहिए कि भैया जवाब देना पड़ेगा। और ये मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी को 2014 में जो वोट मिला था, उस वोट में ये तो था कि यूपीए सरकार की इकोनॉमी पर, डिफेंस पर, सुरक्षा को लेकर के, आतंकवाद को लेकर, विदेश नीति में कमजोरी थी, नेताओं के अपने व्यवहार थे, उनके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, अति अल्पसंख्यक बात था, क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दो, फलाना कर दो, अति अल्पसंख्यक बात था। और सेकुलरिज्म के नाम पर जो एक नए तरीके का कट्टरवाद था कि हिंदुत्व की बात करना सांप्रदायिकता है, हिंदू बोलना सांप्रदायिकता है, फलाना है, उसके विरुद्ध एक विद्रोह था लोगों का। और नरेंद्र मोदी के में एक मॉडल नजर आया कि आदमी देश के प्रति भी समर्पित है, विकास भी है, और इसका एक विजन है, तो उसके विरुद्ध विद्रोह करके लोगों ने वोट दिया था। 2019 में वो कंसोलिडेट हुआ था, तो वो मुद्दे, उस पर जितने काम हुए हैं इस बीच में, उसको भी सामने रखने की जरूरत थी कि अगर आरक्षण हम धर्म के आधार पर नहीं देते हैं, लेकिन जो हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया, ईडब्ल्यूएस को, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने जो ईडब्ल्यूएस दिया उसमें तो हम धर्म के आधार पर विभाजन नहीं किया, जितना हिंदुओं के लिए है उतने मुसलमानों के लिए है। तो हमें चुन लेते हैं अपने से कि मोदी जी ने कह दिया, पूर्णिमा जी कह दी कि मोदी, उन्होंने कह दिया कब्रिस्तान बनाते थे, कब्रिस्तान बनाते ही थे, ये फैक्ट है। ये बताया जाए ना, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कितनी फैक्ट्रियां बनी, विकास की नीतियां क्या थी, पर कैपिटा इनकम क्या थे उस समय, जीडीपी में उत्तर प्रदेश कहां था, इन्वेस्टमेंट कितना था। तो वो तो बात एक सच है कि वो जिस प्रकार से वक्फ की संपत्तियों को जो आधुनिकीकरण के नाम पर, फलाने के नाम पर, जिस प्रकार से मदरसों को जो भी अभी कोर्ट ने किया है ना, वो सारा खारिज, तो वो सब काम थे ही, और वो काम थे तो इसको इशू बनाया जाएगा। तो सारे इशू थे, लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव जो है एक पॉजिटिव मोड का चुनाव था। मैं ये नहीं मानता हूं कि नेगेटिव मोड का चुनाव था। देश को एक लीडर भी चुनना था सामने, कि सामने नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उसके समानांतर हम किसको लीडर चुनते हैं। ठीक है सर, सबको सुन लिया आपने। मुझे जैसा लगता है कि पूर्णिमा जी ने जहाँ से शुरुआत की थी कि 2 चरण के बाद जो है वो संविधान वाला मुद्दा, वो भी जो अवधेश जी भी कह रहे थे कि कब्रिस्तान वाला मुद्दा, ये सब एक्टिव होता दिखाई पड़ा। बहुत स्पष्ट आपसे पूछूंगी, वोटर्स पर उसका कितना असर दिखा, इस आपका बतौर वरिष्ठ पत्रकार क्या आकलन है? और राम मंदिर वाला भी ऐड करके बताइएगा, क्योंकि राम मंदिर का कितना इम्पैक्ट अभी आप देख रहे हैं, वोटर्स पर दिख रहा है? देखिए, राम मंदिर जो है इस देश में 1989 में, जब 88 में भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडे में लिया था, तब से लगातार हर चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उठता रहा है। कभी बिल्कुल प्रमुखता के साथ, कभी वो नीचे चला जाता था। 2014 में जब मोदी जी जीत के आए थे, तो राम मंदिर का मुद्दा बहुत अंदर के पन्नों पे था भाजपा के घोषणा पत्र में। लेकिन अब तो राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर बन रहा है। तो वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि शायद वो मुद्दा ऐसा है जो अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को
तीसरी बार सत्ता दिला देगा, और लगा भी था जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। लेकिन जमीन के नीचे जो दूसरे मुद्दे खदबदा रहे थे ना, जिनको हम लोग देख नहीं पा रहे थे, खास करके हम मीडिया के लोग, हम लोग नहीं देख पा रहे थे। इसलिए हमको लगता था कि सिर्फ एक ही मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा, उसके साथ विकसित भारत की गारंटी, और मोदी जी का चेहरा, मोदी जी की लोकप्रियता, और विपक्ष का बिखरा होना। ये चीज़ें जो थी चुनाव के का एक नैरेटिव बना रही थी। इसीलिए जब 400 पार का नारा दिया भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के लिए, और 370 का नारा अपने लिए दिया, तो डिबेट जो थी वो पूरी इस पर थी कि 350 आएंगी, कि 450 आएंगी, कि 400 आएंगी। ये डिबेट थी। 272-73 की तो डिबेट ही खत्म हो गई थी, उस पर कोई बात ही नहीं करता था। तो मान लिया गया था कि वो फैसला आ चुका है, अब गिनती 273 तक पूरी हो गई, बाकी गिनती हो रही है। इस भाव से देश में चर्चा हो रही थी। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो दोनों तरह के नैरेटिव हैं। 300 वाले भी अपनी बात करते हैं, 400 पार वाले थोड़ा सुरधीमा हो गया है, लेकिन 300-350 वाले भी लोग हैं। और दूसरी तरफ 250 आएंगे, कि 240 आएंगे, कि 220 आएंगे, कि 200 आएंगी, कि 270 आएंगी, इसकी भी डिबेट शुरू हो गई है। और समानांतर बहस है मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। तो कहीं ना कहीं जमीन के नीचे कोई हलचल तो हुई है, जिसलिए ये नैरेटिव बदला है। अब वो हलचल क्या है, कैसे हुई है, इसको समझना चाहिए हमको। जिन मुद्दों को लेकर के, जैसे अभी कहा गया कि दोनों तरफ से मुद्दे बदले गए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। प्रधानमंत्री जी ने हर भाषण अपना जो है हर बार एक नई चीज़ लेकर के आए, लेकिन उनका एक सतत मुद्दा रहा। जिस दिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, उसको उन्होंने मुस्लिम लीग की छाप बताई, और लगातार उस मुद्दे पर वो तमाम सारे उनके क्या कहते हैं रिटॉरिक्स बदलते गए, लेकिन कोर वही था, मुसलमानों को ये दे दिया जाएगा, मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम वाला ध्रुवीकरण जो है, को भले कहीं मंगलसूत्र था, कहीं भैंसें थी, कहीं टोटी आ गई, कहीं जो है बिजली कट गई, उनके रिटॉरिक्स बदलते गए। बीच में उन्होंने ये भी कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता हूँ, जिस दिन करूँगा तो उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं रहूँगा, ये भी कहा उन्होंने। यानी कुल मिला के उनका स्टैंड जो है अलग अलग उसमें रहा। लेकिन विपक्ष में खासकर राहुल गांधी ने 3 मुद्दे जो उठाए थे शुरू से, वो आखिर तक और कल तक के भाषण में अगर आप सुनिए तो वही है बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर और संविधान। ये 4 बातें लगातार राहुल गांधी, इससे एक भाषण मुझे दिखा दिए जिसमें इन मुद्दों को जिक्र न किया गया हो। तो ये कहना कि 12 मुद्दे बदलते रहे, मैं सहमत नहीं हूँ इससे। इसे 5 चरण रिटॉरिक्स बदले हैं जी। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, इसी में ऐड कर दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे 10 किलो राशन की हाँ। बात करने लगे, एक बार कहा, उसके बाद नहीं कहा। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार 5 किलो राशन की बात तो हो ही रही है। हाँ। तो बदले तो आप भी, मतलब वो एक नहीं, तरीके से जो वो देखा देखिए, बदलना तब होता है जब पिछला छोड़ के आप दूसरे पे आ जाओ। बदलना तो ये होता है ना, आप उसमें ऐड कर रहे हो कोई चीज़, तो बदलना नहीं हुआ। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संविधान और बेरोजगारी अग्निवीर छोड़ देते और 10 किलो राशन पे आ जाते, तब बदलना होता। मैं कह रहा हूँ बीजेपी में प्रधानमंत्री ने भी नहीं बदला, प्रधानमंत्री के रिटॉरिक्स बदलते गए, लेकिन मुद्दा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का पूरे बीजेपी का रहा। जब प्रधानमंत्री जी बोले तो अमित शाह जी भी लगातार बोले, योगी जी भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। अब ऐसे तो जैसे प्रधानमंत्री बीजेपी राहुल गांधी का भाषण ले आई पुराना, मनमोहन सिंह का भाषण ले आई, तो इधर अपोजिशन भी योगी जी का आर्टिकल ले आया जो आरक्षण के विरोध में उन्होंने लिखा था। अब योगी जी कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं बीजेपी के, उनका आर्टिकल ले आए। मोहन भागवत जी का वो बयान आ गया जो 2015 में उन्होंने दिया था, उसकी चर्चा होने लगी। तो सब दोनों तरफ से गड़े मुर्दे उखाड़े गए अपनी अपनी बात को इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर जो है वो अच्छा, संविधान वाले मुद्दे पे कुछ भाजपा के नेताओं ने अपना बयान देकर के उसको और मजबूत किया। हालांकि उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को डिफेंस में आना पड़ा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अम्बेडकर जी भी आ जाए तो नहीं बदल सकते। लेकिन संविधान का मुद्दा एक मुद्दा बन गया। हमको, जैसा पूर्णिमा जी कह रही थी, शुरू में मुझे भी लगता था ये बड़ा निर्गुण सा मुद्दा है, अव्यक्त सा मुद्दा है। लेकिन वो है अव्यक्त और निर्गुण मुद्दा किसके लिए? हमारे आपके लिए, जो सामाजिक वर्ग जिनको संविधान से लाभ की बजाय संविधान ने उनका कुछ न कुछ लिया है, जो वर्चस्व था अपर कास्ट का इस देश के समाज पर, वो संविधान बनने के बाद कमज़ोर हुआ। तो यानी वो वर्चस्व टूटा। लेकिन जिनको मिला है, जिनको बराबरी मिली है, जिनको अधिकार मिले हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वो जो वर्ग हैं, उनके लिए संविधान जीवन मरण का प्रश्न है। हमारे आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे वर्गों ने तो कुछ ना कुछ अपना वर्चस्व खोया है, और इसलिए वो हम नहीं समझ पा रहे थे शुरू में कि शायद ये मुद्दा बनेगा। बीजेपी भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन बीजेपी को बाद में लगा जब मुद्दा, क्योंकि जब ये चीज़ें फीडबैक तो मिलता है, हर पार्टी लेती है, तब प्रधानमंत्री जी को वहाँ करना पड़ा, तो मुद्दे आए उसमें। अब
कौन सा मुद्दा हिट कर रहा है ये तो 4 जून को पता लगेगा। और ये बात सही है कि किसी एक मुद्दे पर इस बार ये चुनाव नहीं चुनाव हुआ। उस तरह नहीं टिका जैसे 2004 में यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार पर टिका था, कथित भ्रष्टाचार पर, और 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा और बालाकोट और उसको लेके वैसा कोई की कोशिश की गई बनाने की जरूर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम नैरेटिव लगा, दोनों तो इधर से चला उधर। अब एक चीज़ का मुझे जरूर आश्चर्य है कि भाजपा के लिए अल्पसंख्यक का मतलब खाली मुसलमान है, यानी उनके लिए सिख अल्पसंख्यक नहीं है, ईसाई अल्पसंख्यक नहीं है, जैन अल्पसंख्यक नहीं है। नहीं, कांग्रेस ने कहा मुसलमान लिखा हुआ है। कांग्रेस के किसी भी मैनिफेस्टो में एक लाइन मुस्लिम शब्द दिखा दीजिए। अगर माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम है तो फिर ठीक है, मुस्लिम इज द लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन द माइनॉरिटी, ये तो बात है। लेकिन माइनॉरिटीज में इस देश में ऐसे छोटे छोटे समूह भी हैं जिनकी गिनती बहुत नगण्य है, लेकिन हैं वो भी माइनॉरिटीज में आते हैं। तो जब आप माइनॉरिटी शब्द की बात करते हैं तो माइनॉरिटी में उनको भी माना जाना चाहिए खाली, लेकिन वो राजनीतिक रूप से सूट नहीं करता। राजनीतिक रूप से सूट क्या करता है? पाकिस्तान, सर दोनों पक्ष को राजनीतिक रूप से मुसलमान ही स्वीट करते हैं। जी ऐड कर लीजिए। एक सेंटेंस ऐड करना चाहती हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इस देश के अल्पसंख्यकों को, खास करके मुस्लिम्स को, क्या भाजपा इस देश का नागरिक नहीं मानती है? ये तो कोई नहीं डिनाई करेगा कि वो पिछड़े हैं, वो पीछे रह गए हैं, उनके तक जो विकास की गति है उस तरीके से नहीं पहुंची है जैसे कि बाकी वर्गों में पहुंची है। तो उसके लिए अगर कोई पार्टी बात करती है तो भाजपा को इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है? इतने सालों से मैम क्यों नहीं उनके लिए काम कर दिया? जी तो अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी ना हो, आगे भी ना हो, ये क्या जरूरी है? पूर्णिमा जी आप जो मुसलमानों की बराबरी की बात कर रहे हैं या नागरिक मानने या ना मानने की बात कर रहे हैं, ये इस समय की जो लड़ाई है 2014 के बाद की लड़ाई है कि हम उनको भारत का नागरिक मानने को तैयार हैं, लेकिन स्पेशल नागरिक, प्रिविलेज्ड नागरिक किसने बोला? किसने बोला? उनकी आर्थिक, उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो दलितों से भी गई बीती है आज की डेट में। कमेटी की रिपोर्ट बता चुकी है। वो सचर कमेटी की रिपोर्ट पे आ चुका है। तो उनके लिए कुछ क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे ये बताइए। पॉलिटिकल क्लाउड है उनका, वो प्रिविलेज्ड मेंबर का हो गया है, प्रिविलेज्ड सिटीजन का हो गया है। वो बराबर का अधिकार देने की लड़ाई है। वो प्रिविलेज्ड नागरिक के स्टेटस से उनको क्या प्रिविलेज मिला है उन्हें? आप एक बता दीजिए। अरे सारा समय था प्रिविलेज। चलिए इस पर एक दिन बात कर लेंगे। ये अगर 2-4 लाइन मैं नहीं बोलूंगा तो आपका ये डिबेट पूरा होगा, ये जो चल गया है। और विनोद जी तैयार है। देखिए ऐसा है कि देश में 20-21 करोड़ आबादी अगर मुख्य धारा में नहीं रहेगी, उसकी वो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से संपन्न नहीं होगी, तो वो देश विकास नहीं कर सकता है उस रूप में। तो लेकिन संपूर्ण देश के उसके भाग के रूप में हम लोग देखते हैं। और मुसलमानों ने इस देश में 700 से 800 साल तक शासन किया है। ये जो बता रही हैं कि वो दलितों और आदिवासियों को दूसरे कारण से है और पिछड़ों को, वो उनकी श्रेणी में वो नहीं आ सकते। वो उन्होंने शासन किया है। वो अलग अलग देखेंगे, बड़े बड़े नवाब रहे हैं। देश की एकता के लिए 47 के बाद उनके राज्य को लेने के लिए युद्ध करने पड़े हैं। देश का विभाजन कराया है, उनके पास इतनी ताकत रही है। तो वो आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और पिछड़ों के साथ क्लब करते हैं। यही तो समस्या आ रही है कि उनके हक में आप इनको घुसाना चाह रहे हैं। उसके लिए जितने कार्यक्रम होने चाहिए होने ही चाहिए। जैसे इस देश में बाकी कोई गरीब है, बाकी आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसके अनुसार होना ही चाहिए। यहां अंतर यह आता है कि आप स्पेशल, जिसको तुष्टिकरण कहते हैं, जो मुस्लिम परस्त नीति जो है, जो भयावह है, वो देश में विभाजन का भाव पैदा करता है कि वो कुछ अलग हैं। इसका विरोध है। संपूर्ण देश के एक एक नागरिक को अवसर की समानता मिलनी चाहिए इसमें। और मुसलमानों के लिए अलग से सोचना और उनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पिछड़े के साथ क्लब करना, ये बिल्कुल गलत है। ये है ही नहीं दोनों। देखिए पहली बात तो बार बार मैं कह रहा हूं कि जब माइनॉरिटी लिखा हुआ तो मुसलमान अकेले नहीं है, उसमें वो पिछड़े सिख भी हैं, उसमें वो पिछड़े ईसाई भी हैं, पिछड़े बौद्ध भी हैं, वो सारे माइनॉरिटीज है नंबर 1। लेकिन जब हम बार बार उसको मुसलमानों तो केंद्रित कर देते हैं तो उसका राजनीतिक उद्देश्य आ जाता है, क्योंकि वो पोलराइजेशन में सूट करता है। वरना माइनॉरिटी पर भी बात करिए। दूसरी बात यह है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, और संविधान में यह भी नहीं लिखा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। तो नहीं है, लेकिन आर्थिक आधार पर संशोधन किया गया ना। और अगर मुसलमानों ने शासन किया है, मुसलमानों के उच्च वर्गों ने, जिनको अशराफ कहा जाता है, जबकि 90% मुसलमान पसमानदा और पिछड़े हैं, जिनके बारे में खुद बीजेपी भी कहती है, खुद प्रधानमंत्री भी कहते हैं पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और मंडल आयोग में तमाम सारी मुस्लिम पिछड़ी जातियां हैं जिनको पिछड़े होने का आरक्षण मिल रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रोसीजर पर सवाल उठा करके वो फैसला दिया है।
दूसरी तो सवर्णों ने 10,000 साल तक इस देश में शासन किया है, हजारों साल, लेकिन उनके गरीबों को दिया गया ना आरक्षण 10% जनरल कास्ट को। ठीक। तो उस लिहाज से अगर पिछड़े और मुसलमानों को मिलता है तो उसमें केवल हाँ अपर कास्ट मुस्लिम्स को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसके पक्ष में कोई नहीं है, क्योंकि जो वेल ऑफ है उनको क्यों मिलेगा, क्यों चाहिए, जैसे अपर कास्ट सवर्णों को आरक्षण नहीं है। तो बात यह है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो वंचित और पिछड़े तबके हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हो, उनको विशेष सुविधा, विशेष अवसर मिलना चाहिए। ये संविधान में जोड़ दिया गया है, 10% जब ईडब्ल्यू से आरक्षण दिया गया उस आधार पर होना चाहिए। ये वाला मुद्दा विषय में नहीं था, लेकिन हाँ बिल्कुल इस पर आगे चर्चा करेंगे। आज आ गई तो इस पर बहस होगी। जिस धर्म में जाति नहीं है, हमारे यहाँ जाति के आधार पर पिछड़ापन और आर्थिक माना गया था, अगर वो है तो सब हिंदू बन जाए, जाति में आ जाए, उनको मिल जाएगा आरक्षण। अगर वो बदले ही इसलिए है कि जाति के आधार पर शोषण है, जाति के आधार पर शोषण है, मैं मुसलमान बन जाऊंगा, ईसाई बन जाऊंगा, जाति से बाहर आ गया, अगर वहां भी है तो फिर वो क्यों है वहां? सवाल तो यही आ रहा है ना। और आरक्षण भी दे दो, समूचा आरक्षण। आज जो है राजस्थान में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के आरक्षण का मेजॉरिटी मुसलमानों के पास जा रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने बजाबता वो रिपोर्ट दे दिया है और ये कह रहे हैं कि केवल उसको प्रोसेसर पर नहीं है, उसने कहा है कि आपकी वोट बैंक की राजनीति है। ये निश्चित रूप से ऐसा करते समय आपने राजनीतिक विचार किया है और साथ ही साथ आपने धर्म का, रिलीजन का ध्यान रखा है। ये हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसमें विस्तार से पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट जो है सरकारों के हिसाब से बदलती रहती है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के जो अध्यक्ष होते हैं, जिसकी सरकार होती है, उसके नुमाइंदे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे बदल जाएंगे? आंकड़े भी उसी हिसाब से बदले जाते हैं। आंकड़ों का तो आंकड़े रख लीजिए और आंकड़ों में आपका कंफ्यूजन कुछ होगा, मेरा कुछ होगा। मैं अपने सर रुक जाइए, सर रुक जाइए। 92% मुसलमानों को आज आरक्षण प्राप्त है। सुनिए, पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू है और आप 179 में 118 मुस्लिम जातियों को शामिल किए हैं। वो बहुत सारे पिछड़े वर्ग हिंदू से मुसलमान बन गए, वो पता नहीं चल रहा है कोई हिंदू कहाँ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पिछड़ी है। मैं अपने सबसे ज्यादा दर्शकों से ये वादा करती हूँ कि ये वाला विषय हम फिर खबरों के खिलाड़ी में लेकर आएंगे और इस पर विस्तार से बात करेंगे। लास्ट एडिटोरियल कमेंट पर आते हैं जयदीप सर के पास। सर, विषय थोड़ा सा भटक गया था, लेकिन हमने जहां से शुरुआत की थी मुद्दों की बात, 6 चरण के बाद जिस तरीके से मुद्दे इस वक्त दिखाई पड़े, या यूं कहें कि वोटर्स जिन पर बाहर निकले, आप उसे कैसे देखते हैं? पहले दूसरे चरण के बाद बीजेपी के अपने स्टैंड बदले, अपने जो मुद्दे थे या जनसभाओं में जो चर्चा थी वो बदली। क्या उसकी आवश्यकता थी? भीतर खाने ऐसा लगा कि शायद वोटर बाहर नहीं निकल रहे हैं तब, जब हम हिंदुत्व की, राम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं? पहले तो मैं दुष्यंत कुमार जी से क्षमा सहित थोड़ा परिवर्तित करके कहूँगा कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल चुनाव में जेरे बहस है ये मुद्दा। उन्होंने संसद कहा था, संसद तो अभी है नहीं, नई संसद चुनी जानी है, तो आजकल चुनाव में जेरे बहस है ये मुद्दा। और आप बार बार कह रही है कि विषयांतर हो गया, विषय से भटक गए। मैं कह रहा हूँ कि नहीं भटके। हेलो जी, इसलिए नहीं भटके कि जी बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा खबरों खिलाड़ी के आज इस एपिसोड में हो रही है और आपने विषय दिया है कि चुनावी मुद्दे, और चुनावी मुद्दा ये था और इसीलिए इस पर इतनी चर्चा हुई ना। और ये चुनावी मुद्दा क्यों बना, उसको लेकर शुरुआती हमारा जो एपिसोड था उसमें चर्चा हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि बल्कि जिसको भी भारत के लोकतंत्र, भारत की राजनीति और भारत के चुनावों में दिलचस्पी है, अकादमिक दिलचस्पी है, उसके लिए चुनाव बहुत ही बढ़िया केस स्टडी साबित होंगे। वो इसलिए साबित होंगे कि भारत का लोकतंत्र और भारत के चुनाव दूर से जितने सीधे और स्पष्ट नजर आते हैं, भीतर से वो कितने पेचीदा और कितने उलझे हुए हैं, ये चुनाव उसका एक प्रमाण है। आज से 6 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में जो सरकार है अभी, वो स्पष्ट रूप से, और वो जिस तरह का कॉन्फिडेंस था, जिस तरह से विधानसभा चुनावों में ज़बरदस्त जीत मिली, जो 3 राज्य खो दिए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वो प्राप्त किए, और वहाँ पर केवल मोदी जी की गारंटी और प्रधानमंत्री का नाम चला। देखिए, 2014 का चुनाव यूपीए को उलट देने का चुनाव था और मोदी जी के उदय का चुनाव था, लेकिन 2019 का चुनाव भारत की चुनावी प्रणाली को एक तरीके से परिवर्तित कर देने वाला चुनाव था। हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है अमेरिका की तरह कि 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं और 2 व्यक्तियों के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन 19 का चुनाव केवल और केवल मोदी बनाम समूचा विपक्ष था, और वही की वही तस्वीर 2024 के चुनावों के शुरुआती दिनों में दिखाई दी। अध्यक्षीय प्रणाली न होते हुए अध्यक्षीय प्रणाली पर जा चुका चुनाव फिर से जाति, धर्म और इन मुद्दों पर कैसे और क्यों आ गया,
सबसे बड़ी अकादमिक बहस का विषय तो यही है। विपक्ष, अभी रामकृपाल जी नहीं है, हमारी तमाम बहसों में यही हुआ कि भाई हम पूछते थे कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार आ गई, और वो बड़ा अच्छा जुमला कहते थे कि भाई दरार तो वहाँ होती है जहाँ दीवार होती है, और जब दीवार ही नहीं है तो दरार कहाँ से आएगी। इतने अधिक बिखरे हुए विपक्ष के पास कोई अगर मुद्दा नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और वहाँ से वो उस चुनाव को, जहाँ से उसको केवल स्पष्ट रूप से ये तय हो रहा था कि यार 400 आएंगी कि नहीं आएंगी, वहाँ पर व्यक्ति बात कर रहा है कि हरियाणा में क्या होगा, सचमुच क्या होगा पता नहीं। और अगर कोई अंडर करंट है भी जो नहीं दिखाई दे रहा है इन मुद्दों के उलझाव में, तो वो तो 4 जून को ही पता लगेगा। आप और हम फिर से यही खबरों की खिलाड़ी कर रहे होंगे। लेकिन ये बात सही है कि जितनी स्पष्टता, जितना साफ पूरा पस मंजर नजर आ रहा था इन चुनावों का, उतना वो नहीं रहा, और आगे जाकर दूसरे चरण के बाद खास तौर पर वो उलझा। और हम चाहे कितना नहीं ऐसा नहीं हुआ, उलझा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये सब हमको अपने अपनी खुशी के लिए जिन जिन मुद्दों के साथ हम खड़े रहते हैं, जिन व्यक्तियों और जिन विचारधाराओं के साथ हम खड़े रहते हैं, उनके पक्ष को मजबूती से दिखाने के लिए हम उसको चाहे कितना ही कालीन के भीतर ढकेल दें। चुनाव तो एक लेवल के बाद जाकर उलझा। जितनी स्पष्टता दिखाई दे रही थी, क्या ये उलझाव सतही है और नीचे वही अंडरकरंट था जो पहले था, ये तो 4 को पता लगेगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज घटने से उस उलझाव में मदद मिली। बहुत स्पष्ट रूप से देखें तो मुझे लगता है कि जितनी स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास थी, उस स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हुए, चूंकि भारत के चुनाव उतने ही उलझे भी हुए हैं, कब वो जाति पर जाएगा, उसलिए उम्मीदवारों का चयन जिस आधार पर किया गया, मुझे लगता है अगर कहीं भी कोई कम सीटें रहती हैं, हम अभी नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है, उम्मीदवारों का चयन इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार होगा, जिसकी वजह से मुद्दों का भटकाव हुआ। जितना कॉन्फिडेंस आपको मोदी की गारंटी में और 2047 की प्लानिंग में, और हम तो अगले 25 साल का विजन बना रहे हैं, और हर मंच से वो कह रहे थे कि मैं आपसे यहीं मिलूंगा अगली बार प्रधानमंत्री के रूप में। उस कॉन्फिडेंस में अगर थोड़ा मुद्दों के स्तर पर चेंज आया है, तो उसके लिए सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो है उम्मीदवारों का चयन। आपने वहां कॉन्फिडेंस दिखाया है, लेकिन चयन में जाति देखी, इसका मतलब वहीं आपको भरोसा नहीं था कि वो कॉन्फिडेंस जारी रहेगा कि नहीं। और इस वजह से आगे जाकर विपक्ष को मौका मिला उस दरार के भीतर सेंध लगाने का। जो दरार हम विपक्ष में देख रहे थे, वो दरार मुद्दों के भीतर पैदा हो गई, और मुद्दों के भीतर की उस दरार में जो सेंध लगी, उसी को लेकर हम उन मुद्दों पर इतनी बहस कर रहे हैं। सचमुच क्या होगा पता नहीं। हमारे पास फिलहाल तो यही काम भी है कि हम अलग अलग चरणों में जो मुद्दे उठे उन पर चर्चा करें, और हिंदू मुसलमान का मुद्दा बहुत बड़ा बनकर उठा है, इसलिए उस पर बड़ी चर्चा हुई। और ये देश में इस चुनाव की बात नहीं है, ये मुद्दा तो सदियों से रहा है, आज का नहीं है, ये रहेगा। कोई, इसके लिए मैं 2 बातें कहता हूं, कोई इतिहास को बदल नहीं सकता और काट के फेंक नहीं सकता। आप विचारों में वैसा कर सकते हैं, सचमुच कभी नहीं कर पाएंगे, और नक्शे कागज का टुकड़ा नहीं हुआ करते। इन बातों को अगर हम समझ लेंगे तो शायद हम बहस बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन हम जहन में सोचते हैं कि इतिहास में ऐसा क्यों हो गया है, उसको आप काट के नहीं फेंक पाओगे। और आगे जो हो रहा है उस मूर्त को संवारने की बजाय आप कागज के टुकड़े बदलने में लगे रहोगे, तो इसी तरह मुद्दों में उलझाव बना रहेगा। बहरहाल आज की बात यह थी कि मुद्दे क्या रहे। मुद्दे शुरुआत में जैसे थे वैसे नहीं रहे। वो इसलिए नहीं रहे कि दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस डिगा, क्योंकि भारत का जनमानस कब किस मुद्दे पर कहां वोट कर दे, कब इंदिरा गांधी हार जाएं और कब अटल बिहारी वाजपेयी हार जाएं, और कब कोई जेल में बैठा हुआ शहाबुद्दीन या फूलन देवी जीत जाएं, ये भारत के लोकतंत्र ने बहुत अच्छे से बताया है। उस लोकतंत्र की ये विडंबना है कि जब व्यक्ति लड़ता है तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता। जो अध्यक्षीय प्रणाली वाला चुनाव 2019 में देखा गया था, उससे कहीं ज्यादा विराट स्वरूप 2024 में होगा ऐसा सोचा गया था। वो स्वरूप वैसा ही रहा कि नहीं, ये तो 4 जून को पता लगेगा, क्योंकि लोगों ने वोट किया है। लेकिन मुद्दे जरूर वैसे नहीं रहे जैसे शुरुआती चरणों में थे, दिखाई पड़े थे। बिल्कुल सटीक विश्लेषण, सटीक टिप्पणी इस कार्यक्रम में आपने देखी। और मुद्दे क्या थे या क्या रहे जिन पर वोट पड़े, इस सब का जो जिस्त होगा वो 4 जून को परिणाम के दिन पता चलेगा। क्योंकि वोटर लोकतंत्र में बहुत बादशाह होता है और बहुतों को खिला जाता है। सारी पार्टियां ये दावा करती रहती हैं कि ये जो भीड़ जुटी है यही हमारे वोटर हैं, लेकिन वोटर खेल जाता है, भीड़ में जरूर होता है लेकिन वोट अपनी मर्जी का करता है। मुद्दे क्या रहे क्या नहीं रहे, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे एनालिसिस करेंगी, ये सब तो चुनाव के बाद की स्थिति होगी। लेकिन हाँ, आपको बता दें एक छोटी सी जानकारी, 1 जून को शाम 6 बजे से लगातार वहां एग्जिट पोल आप अमर उजाला पर देखेंगे। इसके बाद 4 जून को सुबह 7 बजे से लगातार सारे रुझान, हर सीटों का समीकरण और विशेषज्ञों के साथ चर्चा सुबह 7 बजे से 4 जून को लगातार होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया इतनी सटीक और सहज बातचीत
करने के लिए दर्शकों के सामने। बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।